हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। ये आज आपका पार्ट 10 है। इसके पहले 9 वीडियो आ चुकी हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, तो आप उन वीडियो को देख लीजिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी, क्योंकि वहाँ पर वो सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे, आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा काफ़ी मेरे सारे जो है आपकी जितनी भी यूनिट्स हैं, चाहे वो पीपल डेवलपमेंट की हो, रिसर्च की हो, आईसीटी से संबंधित हो, इस तरह से टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब जो भी वीडियोस हैं वो मैंने यहाँ पर कवर करा दिए 100 क्वेश्चंस के फॉर्म में। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करिएगा तो ऑल पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं करंट अफेयर के, जो कि आपके पूछे जा सकते हैं। देखिए, ऑपरेशन दोस्त, अभी आपका तुर्की में जो है भूकंप की जो आपने घटना सुनी है, तो यहाँ पर तुर्की में कौन सा 7.8 रिक्टर भूकंप से तुर्की प्रभावित हुआ था। तो भूकंप से काफ़ी यहाँ पर जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, तो तुर्की के लोगों की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। ठीक है, और इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबस्टर विमान को ऑपरेशन में लगाया गया है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो है विमान यहाँ पर काम कर रहा है, कैसे कैसे काम किया जा रहा है। ठीक है, अब तुर्की में भूकंप आने के कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पर भूकंप आना एक आम बात है, क्योंकि ये देश भूकंप की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र में आता है, मतलब इको सेंसिटिव, मतलब सेंसिटिव जोन में आता है। ऐसे क्षेत्र में जहाँ पृथ्वी की सतह के नीचे 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं, लगातार एक दूसरे के साथ घर्षण करती रहती हैं, तो इसीलिए जो है यहाँ पर तुर्की करीब 2000 साल से जो है भूकंप का सामना कर रहा है। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण जो है भूवैज्ञानिकों ने क्या बताया कि जो इसके नीचे की 3 टेक्टोनिक प्लेटें हैं वहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा है, इस वजह से आता है। ठीक है, और भूकंप अक्सर ईस्ट अनाटोलियन फॉल्ट जोन में आते हैं, जो अरेबियन और अनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेटों के मध्य में सीमा पर स्थित हैं। और ये जो प्लेटें हैं, इनके नाम आप देख लीजिए। ये दोनों प्लेटें हर साल 6 से 10 मिलीमीटर की गति से एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो इसी कारण क्या फ्रिक्शन होता है, और वहाँ पे भूकंप आने का मेन कारण यही था। ठीक है, तो काफ़ी तबाही मच गई है, ये आपने न्यूज़ में भी सुना होगा। तो ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, क्योंकि आपका ये PDE पीपल डेवलपमेंट से जो है आपका संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर करंट में है, आपको जानना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं दूसरा क्या है, भारत ऊर्जा सप्ताह। इसका जो टाइम कितना था, 6 से 8 फरवरी के बीच में 2023 की रिपोर्ट है, इसमें ये चलाया गया था भारत ऊर्जा सप्ताह। और इस सप्ताह का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। तो आपको एक तो स्थान पता होना चाहिए कहाँ पर किया जा रहा है, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ये आयोजन ऊर्जा सुरक्षा और भारत के ऊर्जा संक्रमण लक्ष्यों पर, एनर्जी ट्रांजिशन जो है टारगेट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए है। ठीक है, मुख्य लक्ष्य क्या था, इसमें 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य केंद्र क्या है, 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 84 से अधिक आउटलेट्स में E20 ईंधन का शुभारंभ। मेन जो फोकस किया गया वो किस पे, E20। ठीक है, E20 क्या है सॉरी, E20 का मतलब है ईंधन में 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया E20, इस पर काफ़ी जो है यहाँ फोकस किया गया है। और PM मोदी जी ने सौर और पारंपरिक ऊर्जा हाइब्रिड कुकिंग सिस्टम के बारे में भी यहाँ पर फोकस किया। इसे इंडियन ऑयल द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया, इसे इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो PM मोदी जी द्वारा अनबॉटलेड पहल का शुभारंभ, ये एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य क्या था, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को चरणबद्ध सिस्टमैटिक करना। ठीक है, तो ये जो है इस पहल का नाम याद रखिए, अनबॉटलेड पहल का शुभारंभ, क्योंकि ये सब क्या है, एनर्जी कंजर्वेशन से जो है चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए आपका इनको जानना ज़रूरी है। ठीक है, और इसके बारे में बताया गया कि यहाँ पर ये सारी जो भी कंपनियाँ हैं, IOCL, BPCL, ONGC, ये सारी जो है भारतीय कंपनियाँ ये सेवाओं का प्रदर्शन करेंगी। 50 देशों के 650 से अधिक व्यापारिक सहयोगियों की भागीदारी है, और भारत सरकार की 20% एथेनॉल मिश्रण जैव ईंधन प्राप्त करने की योजना है। ठीक है, उसके अलावा 2G एथेनॉल और 3G एथेनॉल सिस्टम स्थापित करने के बारे में चर्चा है, प्लस ग्रीन मोबिलिटी रैली, इस पर भी यहाँ पर
हरित ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान केंद्रित करना और इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस को जो है बढ़ाना, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत की गई थी। किसके अंतर्गत? भारत ऊर्जा सप्ताह के अंतर्गत। आगे देखिए अगला पॉइंट्स क्या है। अमेरिका ब्राज़ील भारत के नेतृत्व वाले जैव ईंधन गठबंधन में शामिल। अब यहाँ पर देखिए भारत के जैव गठबंधन जो अभी ये शुरू किया गया है, ये G20 बैठक के दौरान भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जो आपके क्वेश्चन यहाँ बहुत बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से, इसी की तरह ही अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन शुरू करने वाला है। इसके लिए अमेरिका और ब्राज़ील भारत का साथ देने को राजी हैं। तो कौन से दो देश हैं? अमेरिका और ब्राज़ील। क्यों इन्हीं देशों को लिया गया है? क्योंकि ये दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े जैव ईंधन बाजार हैं। ठीक है, जैव ईंधन में जो यहाँ पर ये है अमेरिका फर्स्ट नंबर पे है और ब्राज़ील दूसरे स्थान पे है। ठीक है, और ये दोनों ही बायोडीजल और एथेनॉल उत्पादन में अग्रणी हैं। साथ ही दुनिया के एथेनॉल उत्पादन का 84% और बायोडीजल का 26% ये हिस्सा जो है कवर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पर देखिए इन देशों ने मतलब भारत ऐसे कई उत्सर्जन कटौती पहलों में अग्रणी रहा है। यहाँ पर देश ने अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो अभी आपका बजट आया है 2023-24 का, इसके दौरान कितना 4.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर को आवंटित किया है। ठीक है, तो इस जैव ईंधन गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी किससे? जैव ईंधन गठबंधन के बारे में हो गई, जो कि इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये एक नई पहल है। अब भारत के जैव ईंधन लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए भारत ने 2025 तक गैसोलीन में 20% एथेनॉल मिश्रण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है और इसके अलावा भारत हाइड्रोजन हब लगाने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। केरल राज्य ने तिरुवनंतपुरम में हाइड्रोजन हब स्थापित करने के लिए 2023-24 के बजट में बड़ा हिस्सा आवंटित किया। तो अगर अभी की बात करें तो केरल राज्य में इसको स्थापित किए जाने की योजना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखिए वेटलैंड्स, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे अभी आपका 2 फरवरी को मनाया गया और इसकी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, इसकी जो थीम क्या थी इस बार की? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ये याद रखिएगा। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की थीम इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। अब इसका उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग का सामना करने में आर्द्र भूमि जैसे दलदल और मैंग्रोव के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका महत्व क्या होता है? आर्द्र भूमि का महत्व क्या होता है? क्योंकि विश्व की जो 90% जो भी आपदाएं होती हैं वो जल से संबंधित होती हैं और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले 60% लोगों को बाढ़ अथवा सुनामी जैसी आपदाओं से प्रभावित करती हैं। तो यहाँ पर जो आर्द्र भूमि है, वेटलैंड्स है, एक प्राकृतिक और कुशल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करता है। इससे संबंधित क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में कि कार्बन सिंक के बारे में। ठीक है, तो ये वेटलैंड्स का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि दलदली काई भूमि के दलदली काई जो है भूमि के केवल 3% हिस्से पर फैली हुई है, परंतु यह विश्व भर के सभी वनों के मुकाबले 2 गुनी मात्रा में कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है कि मतलब इस तरह से ये काम करता है कि किस तरह से कार्बन सिंक के रूप में काम करेगा। तो आर्द्र भूमि जलवायु संबंधी आपदाओं के विरुद्ध कहें तो एक बफर के रूप में कार्य करता है और इससे जलवायु परिवर्तन के आकस्मिक प्रभावों से बचा जा सकता है। तो ये हो गया आपका वेटलैंड्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वेटलैंड से मतलब क्वेश्चन बनते हैं और आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जैसे 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, उसमें ये रहेगा कि वेटलैंड से संबंधित कौन कौन से इसमें ऑप्शन है। तो ये आपको पता होने चाहिए कि वो बफर के रूप में कार्य कर रहा है, कार्बन सिंक के रूप में कार्य कर रहा है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फॉर्म में कुछ हैं आपके क्वेश्चन। देखिए अभी ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट आई है, तो इसमें कह रहा है कि नवीनतम AISHE की रिपोर्ट के अनुसार पिछले सर्वेक्षण की तुलना में 2019-20 में उच्च शिक्षा में नामांकन की प्रवृत्ति क्या है, मतलब बढ़ी हुई है, घटी हुई है, क्या है? तो ये इसका बढ़ा हुआ अनुपात है। ठीक है, अब इसके हम कुछ डेटास को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, हाल ही में उच्च शिक्षा पर AISHE 2020-2021 जारी किया है। ठीक है, ये 2020-21 की रिपोर्ट है अब जो आई है, और ये जो मंत्रालय है कब से इसका संचालन कर रहा है? तो 2011 से, जो कि कहाँ किस किस बारे में हमको सूचना देता है? छात्र नामांकन, ठीक है, शिक्षक के डेटा, ढांचागत जानकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और फाइनेंशियल जानकारी जैसे मापदंडों पर विस्तृत जानकारी एकत्र करता है। ठीक है, तो ये तो इसका काम हो गया। अब हम इसके डेटास की बात करें तो देखिए अगर हम कुल नामांकन की बात करें तो 2019-20 में 3.85 से बढ़कर
2020-21 में कितना हो गया, 4.14 करोड़ हो गया है। ठीक है, हायर एजुकेशन की बात कर रहा है, और क्योंकि हायर एजुकेशन में आपका ये क्वेश्चन बनता है तो ये आपको आंकड़े जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो कितना, कुछ ही आंकड़े हैं, देखिए 3.85 से 4.14। ठीक है, तो ये कुल नामांकन, टोटल टोटल एनरोलमेंट की बात कर रहा है। और अगर हम महिला नामांकन की बात करें तो 2.01 हो गया है। और सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 25.6 से बढ़कर 27.3 हो गया है, सकल नामांकन अनुपात। ठीक है, तो ये कितना हो गया है, 25.6 से 27.3 हो गया है। आगे देखिए, बैडू, ये क्या है, BAIDU, बैडू, जो खबरों में था, इंटरनेट सर्च है, किस देश से संबंधित है, किस देश में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो अभी हाल में काफ़ी चर्चित है, तो ये किससे है, चीन से संबंधित है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब देखिए, चीनी इंटरनेट खोज प्रमुख, मतलब इंटरनेट सर्च है, बायडू, ओपन AI के चैट GPT के समान। चैट GPT के बारे में हमने पिछले जो है वीडियोस में चर्चा की थी, तो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। ठीक है, बार्ड और चैट GPT के बारे में मैंने बताया था। तो क्योंकि यहाँ पर ये ICT से संबंधित है तो ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो यहाँ पर चैट GPT के समान ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट बॉट शुरू करने की योजना बना रहा है। कौन, चीन। ठीक है, चीनी इंटरनेट। बैडू क्या है, चीनी आधारित प्रौद्योगिकी कंपनी है। ये चीन में बायडू नामक एक लोकप्रिय खोज इंजन, सर्च इंजन प्रदान करता है। जैसे कि गूगल है अपने यहाँ, तो इस तरह से गूगल जैसे प्रमुख सर्च इंजन चीन में प्रतिबंधित है। ठीक है, गूगल चीन जो है चीन में नहीं चलता है, तो वहाँ पर क्या है, बायडू चलाया गया है। ये कंपनी जो बायडू है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट से जुड़े उत्पादों पर काम करती है। और कंपनी का मुख्यालय कहाँ है, बीजिंग में है। तो ये सारी चीज़ें किससे हो गई, बायडू से संबंधित। ठीक है, अब और थोड़ा सा इसकी विशेषताएं जान लेते हैं। तो बायडू जो है, इसके चैटबॉट को एर्नी सिस्टम पर बनाया गया। एर्नी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रैंडम नंबर संकेतक उपकरण है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉनिक रैंडम नंबर इंडिकेशन, एक एपरेटस है। ये एक हॉलीडे रैंडम सेटिंग है। तो बैडू सर्च का उपयोग चीनी लोग वेब पर आधारित जानकारी सर्च करने के लिए करते हैं, और ये जानकारी भी जो हमें मिलेगी किसमें, चीनी भाषा में होगी, और इसका जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो भी चीनी भाषा में ही उपलब्ध कराए जाते हैं। इसलिए ये चीन का नंबर 1 लोकल सर्च इंजन बना हुआ है, और चीन के 80% ऑनलाइन सर्च क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। तो ठीक है, ये आपको जानना चाहिए। जैसे यहाँ पर गूगल के बारे में बार्ड हुआ, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट से संबंधित क्या था आपका, चैट GPT। तो चैट GPT आपको पता है ये एक माइक्रोसॉफ्ट उत्पाद है, और ये अपनी सफलता के शिखर पर है। तो बायडू के अलावा अन्य चीनी सामग्री भी चैट GPT की तरह AI चैटबॉट विकसित करने की मांग कर रहे हैं। तो ये आपको चैट GPT, बार्ड है, और ये आपका बायडू, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए। तो आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा, क्योंकि जो ऐसे रिसेंटली आपके जो करंट अफेयर्स के संबंधित टॉपिक्स हैं वो मैं वहाँ पे सारे कवर मैंने करा दिए हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये क्वेश्चन आ भी सकते हैं, संभावना इनकी बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे देखिए, योग ब्रेक प्रोटोकॉल जो हाल ही में खबरों में किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। तो योग ब्रेक एक प्रोटोकॉल है, ये आपका आयुष मंत्रालय से संबंधित है। अब इसको देखिए, आयुष मंत्रालय के योग ब्रेक प्रोटोकॉल के संबंध में गतिविधियां कोविड-19 के कारण स्थगित होने के बाद फिर से शुरू की गई। और इसका काम क्या था, तो 5 मिनट के इस प्रोटोकॉल का उद्देश्य काम पर लोगों को योग से परिचित कराना और उन्हें काम के शेड्यूल से ब्रेक लेने में मदद करना है। ठीक है, तो इस प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य क्या है कि आप लगातार काम ना करके थोड़ा सा आपको ब्रेक चाहिए, और जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये प्रोटोकॉल आयुष मंत्रालय द्वारा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा, आयुष मंत्रालय के द्वारा, और किसके सहयोग से, तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान। तो ये प्रोटोकॉल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, योग ब्रेक। आगे देखिए, अब यहाँ पर देखिए, इससे जो क्वेश्चन NRF से क्वेश्चन जो है पिछली बार भी आया था, पिछले बार मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है, और अभी भी ये जो है संबंधित है करंट अफेयर से। तो देखिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF एक क्या है, ऑटोनोमस एजेंसी है जो किस केंद्रीय मंत्रालय के तत्वावधान में आती है। ये तो एक इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है, अथवा यहाँ पर देखिए इस फॉर्म में भी आ सकता है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसे सरकार स्थापित करने का प्रस्ताव रखती है के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एनआरएफ की परिकल्पना एक छत्र संकल्पना के रूप में की जा रही है जो R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट शिक्षा और उद्योगों के बीच संबंधों में सुधार करेगी। पहला कथन तो ये है। दूसरा कह रहा है इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किया जाएगा। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये किससे संबंधित है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। अब एनआरएफ जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक स्वायत्त एजेंसी है जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो है अंतर्गत आती है और केंद्रीय बजट 2023-24 में भारत में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ाने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के व्यय के रूप में 2000 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। ठीक है, तो ये सोचिए कि ये आपका अभी करंट से संबंधित है, क्योंकि इसमें इसके इनोवेशन के बारे में काफ़ी जोर दिया जा रहा है, किसमें रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए। और 2021 को मतलब ये 26 जुलाई 2021 को सरकार ने देश में अनुसंधान पारिस्थितिक तंत्र को रिसर्च पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एनआरएफ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। मतलब ये एनआरएफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ये आपका 2021 में ही क्वेश्चन आया था, जबकि ये रिसेंटली इसको बनाने का प्रस्ताव रखा गया था। तो एनआरएफ की परिकल्पना एक छत्र संरचना के रूप में की जा रही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो आपका था उसके साथ संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए ये एक छत्र संरचना के रूप में की जा रही है जो R&D शिक्षा और उद्योग के बीच संबंध में सुधार करेगी। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का प्रस्तावित परिव्यय कितना है? 50,000 रुपये। तब मतलब जबकि इसकी प्रस्तावना का उद्देश्य था तब ये जो है इसका व्यय इतना रखा गया था। ठीक है, तो ये हो गया आपका एनआरएफ से संबंधित चीज़ें, ये आपको पता होनी चाहिए और इससे संबंधित क्वेश्चन पहले आया भी था। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, इसका अगला पार्ट इसमें आ गया है। एनआरएफ के मुख्य उद्देश्यों में से एक शैक्षिक संस्थानों विशेष रूप से विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अनुसंधान को बढ़ावा देना, विकसित करना और सुविधा प्रदान करना है। और ये प्रासंगिक मंत्रालय, विभाग और अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के सहयोग से उच्च प्रभाव बड़े पैमाने पर, तो ये सारी चीज़ें इसकी कि कुछ मामलों में जैसे अंतर विषय और बहुराष्ट्र परियोजनाओं को वित्त पोषित और समर्थन करेगा। मतलब ये सारे इसके काम हैं जो कि फाइनेंस को भी देखेगा और इस तरह से जितने भी मंत्रालय हैं और गैर सरकारी सरकारी जितने हैं ये सारे यहाँ से विशेष रूप से उद्योग से संबंधित, तो यहाँ चीज़ों को ये यहाँ पर इसकी देखरेख करेगा। ठीक है, इसीलिए एनआरएफ को बनाया गया है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है CSIR की दवाओं के परीक्षण के चरण के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए ऑनलाइन पोर्टल का नाम क्या है? आप देखिए यहाँ पर, क्योंकि पोर्टल से संबंधित है, ये इसका नाम क्या है? QRED, CURED। QRED क्या है? अब देखिए यहाँ पर है, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन जी ने हाल ही में QRED नाम के एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। और इसका काम क्या है? पोर्टल जो है CSIR समर्थित जितने भी पुनर्प्रयोजन वाली दवाओं उनके परीक्षण के वर्तमान के चरण के बारे में जानकारी प्रदान करता है। मतलब ये जो पोर्टल है दवाओं से संबंधित जो है बारे में जानकारी, मतलब उनके टेस्टिंग के बारे में ये सारी जानकारी देता है। और इसके अलावा पोर्टल डायग्नोस्टिक और उपकरणों के क्लिनिकल जो है टेस्टिंग के बारे में भी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, ये जो है CSIR से संबंधित है। तो ये हो गया आपका QRED के बारे में। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका हर्ष वी श्रृंगला। ये भारत के मुख्य G20 के इंडियाज़ के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं। ठीक है, G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं और G20 शिखर सम्मेलन के लिए जिसकी मेजबानी 2023 में भारत के द्वारा की जाएगी, तो विदेश सचिव जो है हर्षवर्धन श्रृंगला जी को इसका चीफ कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है। अब इसके बारे में देखिए थोड़ा सा। G20 शिखर सम्मेलन ये 2023 में भारत में आयोजित होने वाला G20 शिखर सम्मेलन हाल के वर्षों में आयोजित किया गया देश का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। ये जो है किस लिए किया गया है? ये शिखर सम्मेलन देश को वैश्विक मंच पर देश की समृद्ध संस्कृति, बुनियादी ढांचे, आतिथ्य और विविधता को प्रदर्शित करने का जबरदस्त अवसर प्रदान करता है। हर्षवर्धन श्रृंगला जी क्या है? भारतीय विदेश सचिव अधिकारी हैं जिन्होंने भारत के 33वें विदेश सचिव के रूप में कार्य किया है। तो इन्हीं को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका G20 से संबंधित चीज़ें। और देखिए आपका नेक्स्ट है आपका और लास्ट है ये आज का टॉपिक, रेलवे की ऊर्जा दक्षता योजना। अब ये भारतीय रेल मंत्रालय ने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के लिए देश की प्रतिबद्धता के हिस्से के रूप में 2030 तक कार्बन न्यूट्रल बनने के लिए 5 आयामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। इसके लिए UNFCCC ने, ठीक है, और किसके द्वारा? रेल मंत्रालय ने। तो इस योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना
और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। इसका मेन लक्ष्य यही है। और इसका प्रमुख जो एक कंपोनेंट है, ये सभी रेलवे प्रतिष्ठानों पर रूफटॉप सोलर पैनल, सौर पैनल की स्थापना है, जिससे प्रशासनिक और रखरखाव गतिविधियों जैसे कि गैरकर्षण संचालन में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग में काफ़ी वृद्धि होने की उम्मीद है। मतलब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के जो है काफ़ी इसके बढ़ाने की उम्मीद है, इसके द्वारा, किसके, रूफटॉप सौर पैनल के द्वारा। और इसमें जो है वर्तमान में अगर बात करें तो 21,000 गीगावाट पर आवर बिजली के उपयोग के लिए ये जिम्मेदार है। और इसका जो अनुमान कितना है, 2030 तक 30% तक बढ़ने का अनुमान है। तो इस तरह से, क्योंकि रेलवे नेटवर्क का यहाँ पे काफ़ी एक्सटेंशन है, तो इसलिए इस तरह से 2030 तक ये जो एनर्जी है 30% तक बढ़ने का अनुमान है। क्योंकि यहाँ पर क्या हम यूज़ कर रहे हैं, रूफटॉप सौर पैनल्स की, ठीक है। तो उसके द्वारा इसका एनर्जी का जो है कंजम्पशन हम किसके द्वारा, सोलर एनर्जी के द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। तो यही है रेलवे की ऊर्जा दक्षता योजना। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए किसके सहयोग से की जा रही है और इसका लक्ष्य क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें वही सारी चीज़ें हैं कि कैसे उपकरण होंगे, कैसे उसका रखरखाव होगा, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत थी। चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक आपके लिए और दूसरे टॉपिक पे जो कि इम्पोर्टेंट होगी आपके लिए, मैं वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। तब तक चैनल पे आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ये वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।